हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जैसा कि इस समय आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है, जिसके ऊपर हम काफ़ी वीडियोस बनाए हैं स्पेशली फॉर हमारी प्यारी बहनों के लिए। और साथ में एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिए हैं जिसमें फॉर्म भरने से लेके पद, क्या फिजिकल में क्या होना चाहिए, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, मेडिकल में क्या-क्या है, क्या चीज़ चाहिए, आई विज़न से लेके चश्मा की जो समस्याएँ हैं या फिर लंबाई, सारी डिटेल वीडियोज़ बना के प्लेलिस्ट में डाल दी है। साथ ही साथ क्या अप्रोच रखें, कौन-सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ना सही रहेगा, पीवाईक्यू का ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, जिससे कि पीवाईक्यू हमको भूले ना और हमारा स्कोर 100 प्लस में जाए। इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना के हम डाले हुए हैं और हमारी बहुत सारी महिला साथियों ने, मेरी प्यारी बहनों ने उस वीडियोज़ को देखा है, लोगों के कमेंट्स भी ढेर सारे आए हैं और कमेंट्स के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और साथ ही साथ जो है, जो लोग नहीं देखे हैं अभी भी, उनके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि सारे सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना के हम सारे सब्जेक्ट्स का वन लाइनर टाइप में, मतलब जो इम्पोर्टेंट एक तैयारी जो करनी है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ करा देंगे। तो उसी श्रृंखला में हम जो है इतिहास से शुरू करते हैं और छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के डालेंगे और 15-20 वीडियोज़ में आपका इतिहास कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ ही साथ जो है फिर इसके बाद आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जो-जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा हम करा देंगे, साथ में करंट अफेयर करा देंगे। और ख़ास करके ये वीडियोज़ हमारी महिला साथियों के लिए विशेष करके है, क्योंकि उनके डिमांड पे ही बना रहे हैं वीडियोज़। क्योंकि उनके काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ बना दीजिए, क्योंकि आप इतने अच्छे से सारी चीज़ों को समझाए हैं, इतने अच्छे से, तो इस वजह से जो है देखिए, इसमें आपको इतिहास में लगभग 6000 प्लस फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये पार्ट 1 है और ये एनसीईआरटी बेस्ड 6 टू 12, मतलब जहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहला होता है कि पेपर के नेचर को समझना। तो आप लोग पीवाईक्यू उठाइए और लगाइए, फिर आयोग के नेचर को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी क्वेश्चन्स एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ-आरओ। तो हाँ, ये वीडियो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे यूपीपी एग्ज़ाम अभी होगा पेपर, री-एग्ज़ाम, उसके लिए भी, आरओ-आरओ के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी एंड ऑल एग्ज़ाम, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कट ऑफ क्लियर सीरीज़ के नाम से इसलिए नाम रखे हैं, क्योंकि इतना हम वादा कर रहे हैं कि अगर आप लोग ढंग से कर लेंगे जितना हम बता रहे हैं, तो 100 प्लस स्कोर आप आरपीएफ में करके ही आएँगे। साथ ही साथ चाहे यूपीपी एग्ज़ाम हो और चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, हर एग्ज़ाम आरओ-आरओ हो, सब में आप कट ऑफ क्लियर करके आएँगे, इतनी तो गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और बात यहाँ पे पॉइंट्स में करेंगे, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक देखिए, इतिहास जो शुरू होता है, उसका सबसे पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, ठीक है? तो हम जानेंगे आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दें। पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। तो देखिए, जो इंसान का जो जीवन है ना, वो लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको हम बताते चलें कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि तथा आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल में इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का भारतीय इतिहास इस श्रेणी में आता है। देखिए, बात ये क्या किया गया कि पहले का जो वो समाज था, वो घुमंतू समाज था, ठीक है? सभ्य समाज नहीं था, लिपि नहीं थी, ठीक है? कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं था। मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था, मतलब बिल्कुल असभ्यों के तरीके से खान-पीन सारी चीज़ें। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का भारतीय इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता आया, ठीक है? तो इसको फिर समझेंगे। चलिए पहले इसको पहले पॉइंट्स वाइज़ समझते हैं और देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन्स में आता है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन्स ही जो है, इसी तरीके से क्वेश्चन्स जो है फ्रेम होते हैं। तो इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं, इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और मानव सभ्य नहीं था, ठीक है? ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1863 में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहा, एवं पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए पल्लवर मद्रास से।
ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये पलवरम मद्रास से जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ से जो है प्राप्त किए थे? तो ये पलवरम मद्रास से। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो शिकार एवं खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियर काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व बताया गया है। उक्त उपकरण किससे निर्मित हैं? तो पूछा गया है कि जो जो मतलब प्राप्त हुआ है वो किससे निर्मित था? तो वो पत्थर से निर्मित था। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है? पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो जलवायु के आधार पर देखिए 3 वर्गों में इसे बाँटा जा सकता है। तो 3 वर्ग कौन-कौन से हैं इसको समझ लेते हैं। निम्न पुरापाषाण युग जो कि 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पुरापाषाण काल ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है? ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह, ठीक है? जुरासिक काल की बात इसमें हो रही है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल्स भी कहते हैं, ठीक है? भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किस संस्कृति को गड़ासा खंडक बटिकाश्रम संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो ये है सोहन संस्कृति को। मध्य पुरापाषाण काल को नयवासा चरण की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस काल के उच्च कोटि की औजार नेवासा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। यह स्थान भारत के किस राष्ट्र में? डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो नेवासा औजार प्राप्त हुआ था, तो वो नेवासा किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में है। नेवासा के ही निकट किस स्थान से मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये चिरकी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। मध्य पूरा पाषाण काल के क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे, ठीक है? उस समय जो है ये सब पत्थर देखिए जो है जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे, ठीक है? इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे बताइए? तो इस समय के औजार जो है मुख्यतः सल्क से बनते थे। याद रखिएगा, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी आदि एवं पुरापाषाण काल के मध्य औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये जाने रहिएगा, इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है? भदड़े किस काल का उपकरण है? देखिए भदड़े पूछ लेता है डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट में, और ये देखिए अभी एसएससी में भी आया था, ठीक है? ये फलक संस्कृति, ठीक है? फलक संस्कृति, ठीक? फलक संस्कृति ये हो गया, ठीक है? ये उच्च पुरापाषाण काल हो गया, ठीक? भदड़े किस काल के से उपकरण है? तो ये उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है? किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले में हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? तो ये बलन घाटी में। पटड़े के किस पक्षी के 3 अंडकोकों पर आड़ी तिरछी रेखाएँ से युक्त एक अलंकरण है? तो ये शुतुरमुर्ग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार-बार पूछता है, इसको मार्क भी कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारे प्यारे साथी, मेरी प्यारी-प्यारी बहनें अभी तक जो है चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है? चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, ठीक है? लिखित साक्ष्य तो देखिए अभी तक क्या था कि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य कुछ नहीं उपलब्ध था, असभ्य लोग थे, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन वे गूढ़ लिपि में है, ठीक है? गूढ़ लिपि मतलब ऐसी लिपि है कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है और जिनका अर्थ अभी नहीं निकाला जा सका है। इस युग को पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार के पूर्व के होते हुए भी उससे अत्यंत निकट है। हालाँकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि आदि ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? तो ये समझिए हमारे पीसीएस में भी इस तरीके से क्वेश्चन्स आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी जो है आप सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? चलिए ठीक है। अभी हम लोग ऐतिहासिक काल को भी देखेंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा-सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? तो ये जावा मानव ने किया था, सबसे पहले अग्नि का आविष्कार, ठीक है? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा। देखिए क्वेश्चन्स वन लाइनर है इसलिए समझिए, ध्यान दीजिए और मन इधर-उधर मत लगाइए।
वीडियो पे, लेक्चर पे ध्यान दीजिए। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण हैं। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? ये हैंडीमैन को। ठीक है, ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसमें मनुष्य सभ्य हो चुका था, लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो 600 ईसा पूर्व के बाद का काल जो है ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व को किस अन्य युग के नाम से जाना जाता है? जैसे शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से आता है। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई? तो ये मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, देखिए जहां जहां समझाने की जरूरत होगी वहां वहां अवश्य हम समझाएंगे, लेकिन जहां जहां समझाने के नहीं, जो फैक्ट्स डायरेक्ट याद करने हैं तो डायरेक्ट हम फैक्ट्स बताते चल रहे हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर देंगे। ज़्यादा डिटेल देखिए, जितनी डिटेल की ज़रूरत है उतना ही बताएँगे, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः ज्यामितीय है। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से हुए हैं। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो ये है रामापिथेकस। देखिए ध्यान रखिएगा, रामापिथेकस ये हमेशा पूछा जाता है। थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए मार्क, ठीक? कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। किस काल में स्थिर जीवन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्माण एवं मृदभांड का प्रयोग, अग्नि का व्यापक उपयोग शुरू हुआ था? ये नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की बात है। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी? तो नवपाषाण काल में। ध्यान रखिएगा कि अगर वस्त्र कला की बात करें कि कब सीखी, तो ये कब सीखी? नवपाषाण काल में। देखिए, पृथ्वी एवं मानव का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए थोड़ा-सा एक मतलब साथ में एक डिस्क्रिप्शंस में लेके हम चल रहे हैं कि जिससे कि आपकी एक समझ भी डेवलप हो जाए, ठीक है? समझ डेवलप हो जाने से क्या होता है कि कभी-कभी अगर हम पॉइंट्स भूल भी रहे होते हैं, तो अगर हमारा समझ अच्छे से डेवलप है, तो हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो पृथ्वी के इतिहास में भू कालानुक्रम कहा जाता है। पृथ्वी के इतिहास को भू कालानुक्रम कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी के वैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया है। महाकल्पों को कल्प एवं कल्प को युगों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, महाकल्पों को कल्प और कल्प को युगों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी लगभग 4.8 मतलब 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी मानी जाती है। जिस पर जीवन का आरंभ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। महाकल्प, इसका विभाजन विभिन्न कल्पों में किया गया है। इसे कहते हैं आर्कियोजोइक, ठीक है, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, ये पूछता है कि कितने पार्ट्स में जो है महाकल्प विभक्त किया गया है, तो आप बता दीजिएगा इसे 5 भाग में। ठीक है, मानव का विकास सीनोजोइक काल से संबंधित है, तो पूछता है कि मानव का जो विकास है वो किससे संबंधित है, तो वो सीनोजोइक काल से संबंधित है। सीनोजोइक काल को ही टर्शियरी एवं क्वाटरनरी काल में भी विभक्त किया जाता है। तो फिर इसको दोबारा जब विभक्त किया जाएगा तो टर्शियरी एवं क्वाटरनरी काल में विभक्त किया जाता है। क्वाटरनरी युग के ही प्लीस्टोसिन खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए, जिनमें हमारे पूर्वज भी थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस पे बताते हैं अभी आगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था नवपाषाण काल। वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाण कालीन शेल्ड प्राप्त किया था? तो ली मुरी मसूरियर, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता कहा? उसे बलारी का प्रमुख स्थल घोषित किया, तो बलारी को, ठीक है? ध्यान रखिएगा, वर्ष 1872 में फ्रेजर ने बलारी को दक्षिण भारत का, ठीक है? दक्षिण भारत का पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया। किसको? तो बलारी को, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखते हैं नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस समय अन्न बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, और किस स्थल किससे 5000 ईसा पूर्व का कृषिजन्य गेहूँ और जौ के विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं? तो मेहरगढ़ से। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से क्या-क्या प्राप्त हुआ है देख लीजिएगा, गेहूँ हो गए, जौ हो गए, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल से प्रारंभ हुई थी धानों की खेती? तो ये नवप्रस्तर काल से, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन-सा था? ये जौ था। व्यक्ति भोजन
इकट्ठा करने वाले अवस्था से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो ये नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में ही जो है इकट्ठा करने वाले से भोजन उत्पादन करने वाले, ठीक है। तो पहले जो है संग्राहक थे, संग्राहक के बाद फिर ये उत्पादक करने लगे, मतलब उत्पादन करने लगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पढ़े थे कि सीनोजोइक काल में को टर्शियरी एवं क्वाटरनरी काल में विभक्त किया जाता है, ठीक है। क्वाटरनरी युग में प्लेस्टोइन खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए, जिनमें हमारे पूर्वज भी थे। लगभग 350 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल आया और लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समूह ने मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए अपने को अनुकूल बना लिया। कपि मतलब होता है वानर, वानर रूप में ही पहले जो फोटोज आप देखेंगे तो वानर रूप में ही दिखाई देगा, ठीक है। इनके हाथ मुक्त हो गए एवं ये अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने लगे, मतलब थोड़ा सा झुके हुए, ठीक है, मुद्रा में चलने लगे। इस मुद्रा को रामापिथेकस नाम दिया गया। देखिए अभी ऊपर बताए थे हम, दिया गया। जो शाखा जंगलों में धरती पर रहने लगी वह महाकपि वर्ग को वह महाकपि वर्ग हो गई, ठीक है, जो धरती पर रहने लगी, ठीक है, और हो गई। एवं जो समूह खुले घास के मैदानों में चला आया उसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नाम दिया गया। यही मानव का आदि पूर्वज बना। पूर्व अत्यंत नूतन काल प्लीस्टोसिन युग में अधिक विकसित मानव इरेक्टस या पिथेक्रैंथोपस का विकास हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य अत्यंत नूतन काल, ठीक, पिथेनक्रेपस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें ये सब इतना तो ये सब डिटेल नहीं पूछता है, ये तो खाली आपके समझ के लिए है। लेकिन जैसे कि आपको रामापिथेकस इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने से क्वेश्चंस यहीं से पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। देखिए प्रथम पशु हमेशा पूछता है तो कुत्ता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित कोल्डिवा में वन और कृषिजन्य चावल का प्रमाण मिला है, जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस्म किस नाम से जानी जाती है? तो ये ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ये ओराइजा सटाइवा के नाम से जानी जाती है। बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी प्राप्त होता है? तो ये कोल्डिवा से, ठीक है। देखिए हम ये सब पढ़ा लिख के भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि टाइम लगेगा। दूसरी चीज क्या है कि टाइम हमारे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है, इसलिए पीपीटी से पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और जो है बाद में कभी समझ के लिए अलग से हम कुछ इस पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना देंगे, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। 100% दावा गारंटी के साथ है। और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन पे क्लिक करें और साथ में कमेंट भी करते रहें कि वीडियोस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्राचीन काल से मिट्टी के बर्तन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग मिट्टी के बर्तन के बारे में कि प्राचीन काल से कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन 2000 रंगपुर, लोथल, सोनपुर, नौदा टोली, नागदा, माहेश्वरी, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक। गिरवे रंग की मिट्टी के बर्तन 1200 ईसा पूर्व, ये बदायूं, हरिद्वार, बिजनौर आदि, गंगा घाटी, ये भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, पूर्व वैदिक काल। चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन 600 ईसा पूर्व, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये कांस्य युग से संबंधित है, ये उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तरी काली पालिशदार मिट्टी के बर्तन एनपीपीडब्ल्यू, ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू, ये 600 से 200 ईसा पूर्व है। पेशावर, तक्षशिला, बानगढ़, शिशुपालगढ़, नासिक, उत्तर भारत के कई स्थानों पर ये लौह युग से संबंधित है। और दांतेदार पहिए से चित्रित मिट्टी के बर्तन 200 ईसा पूर्व, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल से। और उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन ये 400 से 500 ईसा पूर्व, उत्तर भारत के गंगा घाटी प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। होता है सीधा चलने वाला कपी मानव। पुराने मानव सम केवल अफ्रीका में पाए जाते थे, पर ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से लेकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्र तक पाए गए हैं। इरेक्टस के बाद निएंडरथल्स प्रकट हुआ, जिसकी मानसिक क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी। उत्तर अत्युन्नतन काल, ठीक है, मानव जैसी थी। और होमो सेपियंस, देखिए होमो सेपियंस पे आता है, इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है अब। होमो सेपियंस, इसका उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। यह आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है और इसे क्रो मैग्नन एवं चांसलैंड ग्रेमाल्डी आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका था। इसलिए इस सभ्यता को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है।
मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य के पत्थर एवं तांबे के औजार का साथ-साथ प्रयोग किया गया। इस काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित हैं? ग्रामीण समुदाय से। ताम्रसम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। ठीक है? भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलंदु, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा एवं मेरठ, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण-पूर्वी भारत है। इनमें से किस स्थल को मृदभांड ताम्र पाषाणिक मृदभांड में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा को। ठीक है? ये जाने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पीसीएस में भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। और इससे संबंधित सबसे बड़ा स्थल दहमाबाद को माना जाता है। दहमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएँ मिली हैं? तो कांस्य की वस्तुएँ मिली हैं, ध्यान रखिएगा। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है? तो गिलिंदु, ठीक है? गिलिंदु को। 1200 ईसा पूर्व से लगभग ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति तक कब तक जीवित रही? तो 7000 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाणी काल में चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग होता था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया था? तो ताम्रपाषाणी काल के लोगों ने किया था। नौदा टोली के किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं? तो ये अनाज के। किस काल के मिले हैं? ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट कि सीएचएसएल का फॉर्म फिल हो चुका है, जिनको करेक्शन करना है, करेक्शन विंडो कल खुल जाएगी, तो वो लोग फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी एमटीएस का फॉर्म आज से कल में आपको देखने को मिलेगा, उसपे डिटेल नोटिफ़िकेशन बना देंगे। वैसे जो टॉप 6 वैकेंसीज़ मई मंथ की है, उसपे एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना रखे हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। चैनल में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है? तो चलिए ठीक है बात करते हैं। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र-पाषाणी संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जो है रही। ताम्र-पाषाणी काल में चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग होता था। चित्रित मृदभांड का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया? तो ताम्र-पाषाणी काल के लोगों ने किया। ठीक है? नौदा टोली किस तरह की वस्तुओं के लिए सबसे बड़े ढेर मिले हैं? तो अनाज के। किस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यता आती हैं? प्रागैतिहासिक काल। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल में बना? ये नवपाषाण काल में। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार या आखेट। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। पुरापाषाण स्थल में भीमबेटका मध्य प्रदेश में, इनाम गाँव महाराष्ट्र में और कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बुरजोम पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। प्राचीन काल में मनुष्यों ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई? तो नवपाषाण युग में आई, ठीक है? किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है? तो पहिया को। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल के लोग पाषाण निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए किस चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? तो खनिज रंगों का प्रयोग होता है। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित वस्तुएँ और पशु-पक्षी इत्यादि। ठीक है? तो ये समझते हैं पाषाण उपकरण के बारे में समझते हैं। तो वटिकाश्म आता है हमेशा पत्थर के वे टुकड़े जिसके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। इनका प्रयोग हथौड़े की तरह किया जाता था। कोर जिस पत्थर को बार-बार चोट करके अभिष्ट रूप से ढाला जा सकता था। फलक फलक पत्थर कोर से उतारे गए छोटे-छोटे टुकड़े थे। गड़ासा पैबल से निर्मित दोहरी उपकरण, हैंड एक्स पाषाण निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर जिसे हैंड एक्स के नुकीले सिरे या पार्श्व के एक तरफ मिलने के बजाय समांतर रूप से मिले। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। खुरचनी जो होता है वो मोटे फ्लैक में एक या अनेक किनारों की घिसाई करके तेज बनाया जाता है। बेधनी बेधनी जिसे फ्लैग के एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों को साथ घिसाई कर दी जाती है ताकि एक पतला नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए। ठीक है? तक्षणी इसमें 2 टुकड़े झुके हुए तल बनाए जाते थे जो पेचकस की तरह होता था। ठीक है? बेधक मोटी नोक वाला उपकरण और कोर प्रणाली इसके अंतर्गत किसी पाषाण खंड को छीलकर अभिष्ट हथियार अथवा औजार की आकृति दे दी जाती थी। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है? पहिया को। प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि इस काल के लोग पाषाण निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है? ये जाने रहिएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो खनिज रंगों का। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों के प्रमुख विषय क्या था? रोजमर्रा के जीवन से संबंधित वस्तुएं और पशु-पक्षी इत्यादि। ठीक है? ये देखिए।
ये भी सब आपको पढ़ा चुके हैं। पूरा पाषाण काल में 3 काल जो है ये भी बता चुके हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डीवा से। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांड का अंदर का रंग काला है, इसके बाहर का रंग कैसा है? तो लाल है, ठीक है? आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जिनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वीडियोज़ को दोबारा देख लें। काफ़ी अच्छे से जो है पूरा पॉइंट्स एक-एक हम इसमें डिस्क्राइब कर दिए हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों के जो है सुझाव आमंत्रित हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं किस टाइप की वीडियोज़ आपको चाहिए, किस तरीके की वीडियोज़ चाहिए उसपे। और हाँ, मैथ्स के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा कर लें, टाइम बचेगा तो हम उसपे भी कुछ इम्पोर्टेंट्स आपको ट्रिक्स वगैरह बना के बता देंगे, और कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह रटवा देंगे क्लास ही क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके के नए-नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और साथ ही साथ लाइक बटन पे दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और मेरी प्यारी बहनें, आप लोग वीडियोज़ बहुत देखती हैं लेकिन अपना प्यार नहीं दिखा रही हैं। अगर दिखाती तो लाइक्स और सब्सक्राइबर के ढेर लग जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टेटस में भी लगाइए। और हमें बताइए कि आप लोगों की तैयारी कहाँ पे है, कितनी हो गई है और कितने स्कोर्स आ रहे हैं, ठीक है? बाकी इतना विश्वास दिला रहे हैं कि 100 प्लस स्कोर की गारंटी हम ले रहे हैं, बस हमारे अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट्स के साथ। हर हर महादेव।